जब मैं 23 साल की थी, मेरे बॉयफ्रेंड का मेरे साथ ब्रेकअप हो गया था। मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रही थी। रात के 3 बज रहे थे और तभी बीच रास्ते में कार का पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने एक जगह पर रुककर अपनी कार में पेट्रोल भरा। तभी मेरी दूसरी तरफ एक ट्रक आकर रुकी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही मैं पेट्रोल भर चुकी थी, मैंने एक लंबे आदमी को मुझे देखते हुए देखा। मैं मुस्कुराकर वहां से निकलने के लिए मुड़ी तो मैंने कुछ और आदमियों को मेरे पास खड़े देखा। मुझे अजीब लगना शुरू हो गया था। जल्दी जल्दी जैसे ही मैं अपने कार के पास पहुंची, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्ला रही थी और उनकी पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सब बेकार जा रहा था। घसीटते हुए वो मुझे एक कार में ले गए। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मैं रोने लगी। उनमें से एक आदमी के हाथ को नोचने भी लगी। वो मुझे एक होटल के अंदर लेकर आए। मैं चिल्ला रही थी और उनमें से एक ने मुझे चुप कराने के लिए मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर लेटाया और मेरे दोनों हाथ और पैरों को बांध दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और रो रही थी और उनसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दें। उन्होंने आपस में किसी अनजान भाषा में बातें करनी शुरू कर दी। मैं उस कमरे में इधर उधर देखने लगी तो मुझे काफ़ी बैग्स और शराब की बोतलें दिखाई दी। उन खराब आदमियों से मेरा डर लगातार बढ़ता जा रहा था। एक समय पर उनमें से एक ने कहा कि उन्हें कुछ शराब की ज़रूरत है। उनमें से जो सबसे छोटा था वो मेरे साथ रुका और बाकी बाहर शराब खरीदने गए। मैं सोचने लगी, अगर मैं खुद को छुड़ा लूं तो मैं इससे लड़ सकती हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसने मुझे खोल दिया और मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरे घूरते ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। बाहर आकर मैं कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कार में बैठा आदमी हैरान था। मैं उसके पास गई और उसे बताया कि मेरा अपहरण हो गया है और मुझे मदद चाहिए। वो आदमी मुझे पास वाले पुलिस स्टेशन में ले गया। मैंने उन आदमियों के खिलाफ एक FIR लिखवाई। उसके बाद मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे अपने घर की और अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो 5 आदमी उसी दिन पकड़े गए। वो मेरे साथ क्या करते, इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ इतना कहते रहे कि उस वक्त वो काफ़ी नशे में थे। मैं उस हादसे के बाद अपना शहर छोड़ चुकी थी। फिर भी रात में कभी कभी मुझे उसी दिन के सपने आ जाते हैं। मैं अब बाहर अपने फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा वैसा दिन कभी नहीं देखना चाहती। जब मैं 9th क्लास में था, मैं रोज काफी टाइम इंटरनेट पर बिताता था। रोज कम से कम 6-7 घंटे। स्कूल जाने से पहले, आने के बाद, बास्केटबॉल खेलकर आने के बाद और सोने से पहले। मैंने एक ऑनलाइन दोस्त बनाया और उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे मजाकिया चुटकुले सुनाता था। एक दिन उसने मुझे एक लाइव लिंक भेजी और उसे खोलते ही मुझे एक औरत दिखी। उसके मुंह और हाथ बंधे हुए थे। मैंने तुरंत उसे हटाया और देखा कि मेरा माउस अपने आप काम कर रहा है। मेरे कंप्यूटर में फिर से वही औरत आने लगी। तभी एक आदमी ने आकर उस कमरे में कैमरा एडजस्ट किया। मुझे एक बेंच पर कैंची, आरी और बंदूक दिखी। उस आदमी ने कहा, एक चुनो। कई लोगों के कुछ ना कुछ चुनने के मैसेज आने लगे। उसने अपना सिर हिलाते हुए फिर से कुछ चुनने के लिए कहा और सभी ने बंदूक चुना। उसने बंदूक उठाकर उस औरत के सर पर लगाई। मैंने तुरंत उस वीडियो को बंद कर दिया। मुझे बहुत खराब लग रहा था और जैसे ही मेरी नज़र दोबारा स्क्रीन पर पड़ी, वो दरिंदा अब भी मेरे स्क्रीन पर था
मैंने दोबारा वीडियो को बंद करने की कोशिश की पर कर न सका। इस बार कैमरे पर दूसरे तरीके के हिंसक यंत्र दिखे। उसने फिर से एक चुनने को कहा। तमाम लोगों ने अलग अलग चीजें चुनी। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, वो दोनों इस्तेमाल करेगा। उसने उस कुर्सी को आगे धकेला और बाल्टी में पानी गर्म करना शुरू किया। वो लड़की अब और भी ज्यादा चिल्ला रही थी और दूसरे आदमी की मदद से उन्होंने उस लड़की को उठाया और उस बाल्टी में फेंक दिया। वो लगातार चिल्ला रही थी। उसका चिल्लाना बहुत देर तक जारी रहा और फिर वो एकदम चुप हो गई। वो दोनों हांफते हुए वापस कैमरे में दिखे और फिर उस लड़की को देखते रहे। वीडियो खत्म हो गया। मैंने सब कुछ बंद किया और वहां चुपचाप दुखी होकर बैठा रहा। इसके बाद मैंने इंटरनेट में इतना अंदर जाना बंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस ने उन सभी लोगों को जल्द ही हिरासत में ले लिया होगा। शुक्रवार की रात थी और मैं अपना काम लगभग निपटा चुका था। मैं हर शुक्रवार को जिस बार में जाता था वहीं जा रहा था। मुझे तभी पड़ोस में एक नया बार दिखा। इस बार मैंने यहां जाने की सोची। दरवाजा खोलते ही मुझे कुछ अजीब दिखा। अंदर सिर्फ 5 लोग थे और सभी ने अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे। उनमें से किसी के दांत नकली थे तो किसी की सजावट डरावनी थी। मुझे वहां काफी अजीबोगरीब लग रहा था। उस बार में मेरे जैसा कोई नहीं था। मैं अभी वहीं खड़ा सोच रहा था कि 5 लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने अपने डर को भुलाया और बार के अंदर गया। अंदर जाते ही मुझे एक नया डरावना आदमी दिखा। उसने मुझसे पूछा, क्या लोगे, खून या मांस? मुझे लगा इस बार में ऐसे ही ऑर्डर लिए जाते होंगे, इसलिए मैंने एक गिलास खून ऑर्डर किया। उसने मुझे एक गिलास में वाइन दे दी और बाद में उसने एक शैतानी माला निकाली और उसे शराब के अंदर 3 बार डुबोया। वो वाइन काले रंग की हो गई थी और उसने मुझे उसे पीने को कहा। मैं काफी प्यासा था, इसलिए मैं पूरी वाइन पी गया। वाइन पीते ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। पैसे देते हुए मैं वहां से जल्दी से निकला। मुझे काफी चक्कर आ रहे थे, सर भारी था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जा कहां रहा हूं। मुझे अपने आसपास अजीबोगरीब चेहरे नजर आ रहे थे। अचानक अपने सपने में ही मैं घर पहुंच गया था। पहले तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, लेकिन मुड़कर देखते ही मुझे पता चला कि मैं गलत घर में हूं। वो घर पूरा खाली था, ठंडा था और उसमें रोशनी भी काफी कम थी। मैंने दरवाजा वापस खोलने की बेकार कोशिश की। जैसे ही मैं उस दरवाजे को तोड़ने जा रहा था, मुझे ऊपर से कुछ चरचराने जैसी आवाज आई। कोई ऊपर चल रहा था। मुझे डर लगना शुरू हो चुका था। मैंने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन वहां कोई नेटवर्क ही नहीं था। अपने डर का सामना करते हुए मैं ऊपर जाने लगा। सीढ़ी चढ़ते हुए मैं ऊपर पहुंचा। मेरे दाएं तरफ एक लंबा जाता हुआ रास्ता था। मैंने एक एक करके उन कमरों को खोलना शुरू किया। वो कमरे खाली थे। मैंने ऐसा करना जारी रखा। जब मैंने आखिरी दरवाजा खोला तो मुझे एक पंचभुज दिखा, जिसके हर तरफ मोमबत्तियां रखी हुई थी। उस पंचभुज ने मुझे तुरंत उस बार की याद दिला दी। मुझे तभी उस कमरे में पंचभुज के ऊपर एक साया तैरता हुआ दिखा, लेकिन कमरे के अंधेरे में मैं उसे ठीक से देख नहीं सकता था। गलती से मेरा फोन जमीन पर गिरा और उससे एक तेज आवाज हुई। उस साए ने मेरी ओर चलना शुरू कर दिया था। मैं पीछे जाने लगा और दीवार से टकरा गया। मेरा शरीर अब हिल भी नहीं पा रहा था। वो साया वही आदमी था जिसने मुझे काली वाइन दी थी। तभी अचानक बाकी कमरों के दरवाजे भी अपने आप खुलने लगे। उन कमरों से उस बार में मौजूद बाकी आदमी भी निकल के आए। वो सब हंसने लगे और डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। नर्स ने मुझे बताया
कि कुछ लड़कों ने मुझे एक जंगल से होते हुए एक खाली घर में जाते देखा था। उन्होंने मुझे बुलाया भी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। जब वो उस घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे तो वो दरवाजा बंद था। उन लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया और जब पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़ा तो मुझे अंदर बेहोश पाया। उन लोगों ने मुझसे ये जानने के लिए पूछताछ की कि उस घर में क्या था। मैंने पुलिस को रात को घटी सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया और हंसने लगे। उसके बाद मैं घर जाकर सो गया। अगली सुबह मुझे जोर की उल्टी आई और मैंने देखा कि मेरी उल्टी भी काली थी। मैंने ताजा महसूस करने के लिए नहाने की सोची। नहाते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ कटी हुई थी। गर्म पानी में मेरी पीठ का वो दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया था। जब मैंने अपनी पीठ को शीशे में देखा तो पाया कि मेरी पीठ पर उसी पंचभुज का निशान बना हुआ था। मैं दंग रह गया। उस रात के बाद से मैंने बार जाना छोड़ दिया। जब मैं 14 साल की थी, मैं काफ़ी इंटरनेट यूज़ करती थी। एक बार मुझे इंटरनेट पे एक दोस्त मिला, उसका नाम अभिषेक था। हम लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की और उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैंने उसे अपनी एक फ़ोटो भेजी और उसने मेरे बालों की, आँखों की और मेरी तारीफ की। मैंने उस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक हफ्ते बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मैंने भी इसमें हाँ बोल दिया। अभिषेक भी देखने में बहुत अच्छा था। वो हमेशा काले रंग के कपड़े पहनता था और एक मास्क पहने रखता था। कुछ दिन बाद मुझे लगने लगा कि मैं हद पार कर रही हूँ। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने उसे बताया कि मुंबई। वो बोला कि वो भी मुंबई में रहता है और ये भी बोला कि वो मुझसे मिलना चाहता है। हम लोग रोज बातें करते थे और मेरे फोन पर उसका मैसेज हर कुछ मिनट के बाद आता रहता था। एक दिन मेरे माता पिता कुछ काम से बाहर जा रहे थे और मैं घर पे अकेली थी। जैसे जैसे रात होती गई मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हो गया। मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मैं टीवी देख रही थी कि कुछ देर बाद मुझे अपने पीछे वाली खिड़की के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी तो मुझे वहां भी कोई नहीं दिखा और मैंने उस खिड़की का पर्दा ढक दिया। तभी मेरे फोन पर अभिषेक का मैसेज आया, चलो अभी मिलते हैं। मैंने बहाना किया, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे इस वक्त देख रहा है। मुझे काफी डर लगा और मैंने उसे शांत रहने को कहा। मेरे पूछने पर कि उसे मेरे घर के बारे में कैसे पता है, तो उसने कहा कि उसे मेरा पता स्नैपचैट से मिला था। तभी एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया और मुझे दरवाजा खोलने को कहा। मुझे अंदेशा हो गया कि वो जरूर अभिषेक ही होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने उसे तुरंत जाने को कहा। अभिषेक ने फिर से दरवाजा खटखटाया और बोला कि वो कहीं नहीं जाएगा। मैं उठी और दरवाजे को खोलने गई। मैंने देखा कि वो बहुत लंबा था और वो अंदर आया। मैंने उसे फिर से जाने को कहा, लेकिन वो मुझे सुन ही नहीं रहा था। मैंने जब पास आकर उसकी पीठ पे हाथ रखा तो उसने अपना मास्क उतारा। उसके होठों के आसपास कटे के निशान थे। मैं हैरान थी और मैंने उसे फिर से जाने के लिए कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने मुझे एक गंदी सी स्माइल दी और नीचे जाकर मेरे किचन की ओर मुड़ने लगा। नीचे पहुंचकर उसने मेरे किचन से एक छुरी उठाई और मुझे डराने लगा। मैं तुरंत वहां से भागी और बगीचे में पहुंच गई और मैंने अपने फोन से पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी स्माइल थी। मैंने जल्द ही अपने माता पिता को फोन करके पूरी बात बताई। उस दिन के बाद से मैं कभी भी घर पर अकेली नहीं रुकती हूँ। मैंने अभिषेक को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। भले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन मुझे अभिषेक की वो गंदी स्माइल कभी नहीं भूलती है।
मैं लगभग 13 साल का था और अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने एक जगह गया था। जहां हम रुके थे उसके बगल में ही एक कब्रिस्तान था। वो थोड़ा गांव जैसा इलाका था और वहां पर झीलें भी थीं। हमारे कजिन के मन में उस कब्रिस्तान में छुपम छुपाई खेलने का ख्याल आया, लेकिन उसने कहा कि वहां कोई फोन या टॉर्च नहीं ले जाएगा। हम लोग रात में उस जगह पर पहुंचे। मेरे कजिन ने मुझे और मेरी बहन को छुपने में मदद की और हम सब कहीं न कहीं छुप गए थे। मेरे कजिन ने सोचा कि मेरा भाई हमें ढूंढने के लिए कभी भी कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं जाएगा, इसलिए हमें वहां छुपने को कहा। हालांकि मेरी बहन वहां नहीं जाना चाहती थी। हम दोनों उसे वहीं छोड़कर कब्रिस्तान की ओर भागे। मैं आज भी सोचता हूं कि काश हमने उसकी बात सुनी होती। रात के लगभग 2 बज रहे थे और अचानक कब्रिस्तान की बत्ती बुझ गई। मेरी बहन ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मेरा कजिन भी काफी डरा हुआ था। हमें कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तभी हमें कहीं से कब्र खोदने की आवाज सुनाई दी और हमने जब जाकर देखा तो एक बुढ़ा आदमी अपने हाथों से ही एक कब्र की मिट्टी को तेज रफ्तार से हटा रहा था। वो लगभग हाँफ रहा था। हम लोग हैरानी में वहां चुपचाप खड़े थे। हमें यह भी नहीं पता था कि हम वहां क्या करें, चिल्लाएं या भागें। मेरे कजिन ने हमें शांत रहने को कहा और उसकी बात मानने को कहा। मेरी बहन की आंखों से कभी भी आंसू निकल सकते थे। हम लोग निकलने ही वाले थे कि मेरा पैर एक टूटी लकड़ी पर पड़ा और बहुत तेज आवाज आई। उस गंदे आदमी ने हमें देखा और डरावने तरीके से हंसा। दौड़ो, मेरे कजिन ने कहा और मेरी बहन को उठाते हुए भागा। वो आदमी भी हमारे पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। वो आदमी जल्दी ही थक गया और बीच में खड़े होके ही हमें देखता रहा। कुछ दिन बाद हमने टीवी में देखा कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है। वो आदमी मृत शरीरों के जरिए दूर दूर ड्रग्स की सप्लाई करता था। वो पहले भी एक बार जेल जा चुका था, लेकिन किसी तरह जेल से भागने में कामयाब हुआ था। अगर वो बुढ़ा ना होता और तेज दौड़ सकता तो शायद वो मुझे भी मारकर एक मृत शरीर बना देता। ये बात तब की है जब मैं 5वीं क्लास में था और मेरे दोस्त राहुल ने मुझे अपने घर बुलाया था। उसका घर समंदर के पास था और जंगल से होते हुए उसके घर के पास ही एक बीच था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो हम साथ साथ वीडियो गेम खेले। उसके बाद हम लोग बीच की ओर गए। रास्ता और अधिक रोचक बनाने के लिए हम जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ देखकर राहुल ने मुझसे कहा, जल्दी से वापस आओ। मैंने आंखों के किनारे से देखा कि एक फेंस 8 फीट ऊंचा था और उसके पास एक घर था। घर काफी पुराना और टूटा फूटा था। वो सफेद और नीले रंग का था। फेंस ने उस घर को हर तरफ से घेर रखा था। लगभग 20 मिनट चलने के बाद राहुल बोला, राम यहां आओ। मैंने बोला, राहुल ये देखो। वो देखकर राहुल दंग रह गया। उस घर में ना सामने कोई दरवाजा था और ना ही पीछे। अगर हम लोग इस तरफ से उस तरफ चले जाते तो तुरंत बीच पर पहुंच जाते। मैंने राहुल को उस घर के रास्ते चलने के लिए कहा और वो भी तुरंत राजी हो गया। घर के अंदर काफी अंधेरा था। मकड़ियों ने जाला बना रखा था। धीरे धीरे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी हमें छत से कोई डरावनी आवाज आती हुई सुनाई दी। राहुल को पकड़ते हुए मैं तेजी से बाहर की ओर भागा। वो क्या था? राहुल ने मुझसे पूछा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर हिल रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या था। जब हम लोग थोड़ा आगे गए तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वहां खिड़की के पास एक काली परछाई दिख रही थी। मुझे सिर्फ उसकी डरावनी आंख दिख रही थी। जब हम वापस राहुल के घर आए तो मैंने उसकी मां को पूरी बात बताई। वो हंसी और बोली कि उस रास्ते में कोई घर तो है ही नहीं। हमें गुस्सा आया
कि उन्होंने हमारा भरोसा नहीं किया। इसलिए अगले दिन कैमरा लेकर हम वापस उस जगह पर गए। वहां पहुंचकर हमने देखा कि वहां वाकई में कोई घर नहीं था, ना कोई फेंस, ना कोई घर। आज भी मैं और राहुल जब इस बारे में सोचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो आदमी क्या था? क्या वो उस दिन हमें मार भी सकता था? मैंने राहुल को एक बात बताई। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक ययाति नाम का भूत था जो अपना घर कहीं भी कभी भी रख देता था। वो बहुत शरारती बच्चों को खा लेता था। क्या उस दिन हमने जो आदमी देखा वो ययाति था? हमें कभी पता नहीं चलेगा। बात तब की है जब मैं 9 साल की थी और तैरने जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरे भाई और मैंने पिछली रात अपने खेलने के लिए तकियों से एक घर बनाया था। मैंने खुद को उसके अंदर बंद कर लिया और मेरा सिर्फ एक पैर बाहर निकला हुआ था। एक काला मोजा खुद से ही जमीन पर रेंगते हुए आया और मेरे पैर पर चढ़कर उसे ढक लिया। वो मोजा ठंडा था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसी तरह एक मोजा मेरे माँ के पास भी था। मैंने अपनी माँ और भाई को बुलाया मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बाहर निकल के खिड़की के पास गई और बाहर देखा तो कुछ भी अजीब नहीं था। हालांकि मेरी बिल्ली मुझे अजीब तरीके से देख रही थी और तभी मुझे छत से झरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गई थी। मेरी मम्मी अभी भी नहा रही थी और पापा ऑफिस में थे। मैं दौड़ के छत पे पहुंची और अपने भाई को उसके कमरे में खेलते हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वो नीचे आया था। उसने मुझे ना में जवाब दिया। मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई लेकिन उन्हें मेरा विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि ये सिर्फ हमारी बिल्ली रही होगी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था और उस दिन हमारी बिल्ली का वो डरावना चेहरा मुझे कभी नहीं भूलेगा। बात 23 नवंबर 1971 की है। मैं उस वक्त 20 साल का था और उस वक्त मेरे खराब दिन चल रहे थे। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं अपने घर वापस जा रहा था। मैंने घर पे रहते हुए ही कोई नौकरी खोजने की सोची थी। घर जाने से पहले मैंने एक बार जाने की सोची। रास्ते में मैंने एक लॉटरी की टिकट भी खरीदी और उसके बाद बार में जाकर एक शराब ऑर्डर की। तभी एक आदमी आकर मेरे पास बैठा और हमने आपस में बात करनी शुरू कर दी। बात करते हुए मुझे पता चला कि वो भी कल मेरी वाली ही फ्लाइट से उसी शहर जा रहा है जहां मैं जा रहा हूं। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बात की। हालांकि मैं उससे उसका नाम पूछना भूल गया था। जैसे ही मैं उस बार से निकलने वाला था, टीवी पे लॉटरी का नंबर अनाउंस किया जा रहा था। मैंने सारे नंबर मिलाए और हैरानी की बात यह थी कि मैं वो लॉटरी जीत गया था। मेरे पास अचानक 15 लाख रुपए आ गए थे। अब मुझे घर वापस जाने की जरूरत नहीं थी। अगले दिन मैंने न्यूज़ में देखा कि जिस फ्लाइट से मुझे घर जाना था उसे कुछ लोगों ने हिरासत में ले लिया था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जिस आदमी ने उस फ्लाइट को हिरासत में लिया था वो वही आदमी था जिसने पिछली रात मेरे साथ बैठकर शराब पी थी। उसका नाम दिनेश था। उसने पूरे फ्लाइट को एक बम से उड़ा देने की धमकी दी थी अगर उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए। उसे 1 करोड़ रुपए दे दिए गए और वो पैरासूट लेकर उस फ्लाइट से नीचे उड़ गया। उस दिन के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। मैंने उस रात को उस आदमी के साथ हुई बात कभी किसी से नहीं कही है। मैं अब भी कभी कभी उस आदमी के बारे में सोचने लगता हूँ और मुझे हैरानी होती है। मैं अब भी सोचता हूँ कि मेरा उस दिन लॉटरी जीतना क्या महज एक इत्तेफाक था। मेरा नाम लैला है। मेरी सारी चीज़ें बहुत अजीब हैं। मेरी मम्मी इंडिया से हैं और पापा इंग्लैंड से। मुझे हमेशा से लड़ाई करनी बहुत अच्छी लगती थी। मैं MMA या WWE वाली लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ।
ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं 6th क्लास में थी। मैं बहुत सीधी लड़की थी और अपने दोस्तों के साथ हमेशा हंसी मजाक किया करती थी। मुझे 6th क्लास में ही एक नई दोस्त मिली जिसका नाम तनीषा था। तनीषा मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लगी और वो मेरी दोस्त भी बन गई। मैं अब अक्सर तनीषा के दोस्तों के साथ होती थी और अपने पुराने दोस्तों को भूल चुकी थी। मेरी एक दोस्त अंकिता ने मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। मुझे आभास हो गया था कि मैंने इन पे भरोसा करके गलत किया था। मुझे अंकिता पे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मैसेज करके पूछा भी कि उसने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैलाई, लेकिन उसे वो कोई बड़ी बात नहीं लगी। मैंने उसे पार्क में मिलने के लिए कहा। जब उसने देखा कि मैं काफी गुस्से में हूं और उसकी एक नहीं सुनूंगी, तो वो भी मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मैंने उसे खूब मारा। जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली तो उन्होंने हम दोनों को सस्पेंड कर दिया। मेरी माँ इतनी दुखी नहीं थी क्योंकि उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि मैं अपने लिए खड़ी हुई। जब मैं वापस स्कूल जाने लगी तो स्कूल में सभी मुझे जानने लगे। मेरे सोशल मीडिया पर भी कई लोग मेरे दोस्त बन गए। मुझे लड़ाई करने की वजह से लोगों का मेरी तरफ ध्यान देना अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बाद तनीषा और उसके दोस्त भी मुझसे अलग हो गए और मैंने उनसे भी लड़ाई की। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। मैंने गुंडे लोगों के साथ दोस्ती कर ली और हमेशा मार पीट करती रहती थी। मैं एक बहुत बुरी लड़की हो चुकी थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन लड़ाई के कारण मुझे स्कूल से 8 बार सस्पेंड किया गया था और उसके बाद मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया था। मेरी माँ को मेरी बहुत फिक्र होती थी। अगले साल मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। सबको लगा था कि मुझे मेरा सबक मिल चुका है, लेकिन मैंने उस स्कूल में भी बहुत लोगों से लड़ाई की। कोई मुझे थोड़ा भी अलग तरीके से देखता कि मैं उसे पीट देती। मैं 4 बार जेल भी गई और 2 बार कोर्ट केसेस भी हुए। हालांकि मैं इतना लड़ती थी, लेकिन फिर भी लोग मुझे कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लोगों को समझ नहीं आता था कि मैं इतनी लड़ाई क्यों करती हूँ। मैं इतना लड़ती इसलिए थी क्योंकि मुझे अपमानित होना अच्छा नहीं लगता था। लोगों को मेरी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं था। जल्दी ही मुझे उस स्कूल से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैंने एक लड़की को बहुत पीटा। मेरे ऊपर पुलिस ने एक चार्ज और लगा दिया। इस बार मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैंने उस लड़की को क्यों मारा। हर कोई मुझसे डरता था। मुझे लगा कि मैं वही चाहती हूँ, पर ऐसा सच में नहीं था। हर कोई सोचता था कि मेरा दिमाग खराब है और मुझे पागल की नज़र से देखता था। मेरी माँ से भी लोग मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने को कहते थे। अगले स्कूल में भी मेरी यही आदत बरकरार रही। अब मुझे भी लगने लगा कि मेरे साथ कुछ तो गलत है। मैं ऐसा उम्मीद करने लग गई थी कि मुझे समय में वापस जाकर सब कुछ ठीक करने का मौका मिल जाए। अब मैं ठीक हो गई हूँ और अधिकतर समय पढ़ने में लगाती हूँ। मैं अब भी लगातार अपने व्यवहार को अच्छा करने में और गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए लगी रहती हूँ। अगले साल मुझे एक नए स्कूल में जाना है और इस बार मैंने सोच रखा है कि मैं लड़ाई बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरा नाम प्रिया है और मैं 15 साल की हूँ। कुछ महीने पहले मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में थी और अपने लैपटॉप से अपने स्कूल का कुछ काम कर रही थी। मुझे घर पर अकेले रहने में कभी डर नहीं लगता था। करीब 2 घंटे बाद मैं फ्रिज से आइसक्रीम लेने के लिए गई। आइसक्रीम लाते ही मुझे किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और तब मुझे दरवाजे पर तेज़ी से किसी के ठोकने की आवाज़ें आने लगी। मैं हैरान थी और बाहर कौन है ये देखने के लिए छत पे गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी, किसी ने मेरे बगल वाला दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर दिया। हमारा एसी खराब था, इसलिए वो दरवाज़ा हवा से बंद नहीं हुआ होगा। मैं डर के मारे वहाँ से भागी और अपनी माँ को फ़ोन करके मैंने पूछा कि क्या उन्होंने किसी को घर पर बुलाया है, और मेरी माँ ने मुझे ना में जवाब दिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कॉल कट गई और मुझे नीचे से किसी के कदमों की आहट आने लगी। मैं दौड़कर अपने कमरे में छुप गई। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने मुझे खुद को एक कमरे में बंद कर लेने की सलाह दी।
तभी सारे दरवाजे खुलने और बंद होने लगे और एक छोटी लड़की की आवाज आई, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं रोने लगी और कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो गया, मैं दूसरे कमरे की तरफ भागी और उस कमरे का दरवाजा खोलते ही मैंने उस लड़की को देखा। वो कह रही थी, यहाँ आओ प्रिया, मुझे खेलना है। मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं वापस भागी और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वो लड़की बाथरूम का दरवाजा भी खटखटाने लगी और बोली, तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती? तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, बाहर आओ। मैं भी रोते हुए चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाओ। वो जोर जोर से हंसने लगी और मुझे उतना ही रोना आ रहा था। मेरे पूरे शरीर में हलचल मच गई थी। तभी अचानक मुझे आभास हुआ कि वो जा चुकी है। मैं बाहर निकली और उसी वक्त मेरे घर का दरवाजा खुला और मेरे बाबा बोले, प्रिया तुम अब सुरक्षित हो, मैं आ गया हूं। मैं जल्दी से दौड़कर उनके गले लग गई। मुझे बाद में पता चला कि मुझसे बात करने के बाद मेरी माँ ने मेरे बाबा को घर आने को कह दिया था। मैंने अपने बाबा को सारी बात बताई और हमने पूरे घर में उस लड़की को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, ना किसी कमरे में, ना कहीं बाहर। मैं उस दिन के बाद से घर में अकेले रहने में डरती हूँ और जब भी मैं अकेले होती हूँ मेरी जान अटकी रहती है।